जी, मैं कह रहा था कि हम थायराइड और ब्रेस्ट का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। ब्रेस्ट के बच्चे जितनी भी डिटेल में बातें, क्योंकि ब्रेस्ट का टॉपिक अभी तक हमने और किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा, तो हम लोग सिस्टेमिक सर्जरी में ही उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन थायराइड के टॉपिक के लिए आप लोगों को कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आप लोगों ने वो सुनने हैं, और जो इम्पोर्टेंट सर्जिकल इंटरवेंशन है थायराइड की डिजीजेस से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को अलग करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा सेगमेंट 1, जिसके अंदर हम लोग ब्रेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स को जॉट डाउन करेंगे। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है ब्रेस्ट का, दैट इज एक्चुअली नोन एज फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है, और एक चीज आपको टिपिकली आनी चाहिए कि फाइब्रोएडिनोमा जब आपको क्लिनिकल सिनेरियो पूछा जाए, दिया जाए बिनाइन केसेस के ऊपर, तो आपको पता है कि दो टिपिकल बिनाइन ट्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं कॉमनली। एक है फाइब्रोएडिनोमा और दूसरा है फाइलॉइडिस ट्यूमर। जो फाइब्रोएडिनोमा है उसके अंदर यूजुअली जो पेशेंट की एज दी होती है इट इज लेस देन 35 ईयर्स। ठीक है, और जो फाइलॉइडिस ट्यूमर का पेशेंट होता है बच्चे, वो यूजुअली 40 ईयर्स से ज्यादा होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरी एक बात क्लियर कर लें कि जो फाइलॉइडिस का ट्यूमर है बच्चे, it is going to be it can present in any form, यानी कि फाइलॉइडिस ट्यूमर जो होता है वो बिनाइन भी हो सकता है, वो बॉर्डर लाइन ट्यूमर भी हो सकता है, और वो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है। ये बात सच है कि जो फाइब्रोएडिनोमा का ट्यूमर होता है वो मैलिग्नेंसी डेवलप नहीं करता, बहुत ही रेयर चीज है, और बल्कि वो करता ही नहीं, आप यही याद रखें। और जो फाइलॉइडिस का ट्यूमर है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि इट कैन डेवलप मैलिग्नेंसी, इट हैज अ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसकी मैंने इसकी 3 वैरायटीज आपको ये लिखवाई हैं। दो और इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज, अगर आपको ये दिया जाए कि एक फीमेल है जो कि कंप्लेंट कर रही है ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, और ब्लडी मतलब दोनों केसेस के अंदर ब्लडी डिस्चार्ज है। ठीक है, मैं आप लोगों को दो एमसीक्यू के ये सिनेरियोस जो है करवा रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक के अंदर ब्लडी डिस्चार्ज के साथ पैल्पेबल मैस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे मैस फील हो रहा है, और दूसरे के अंदर ब्लडी डिस्चार्ज के ऊपर पैल्पेबल मैस जो है वो नेगेटिव है, वो एब्सेंट है। तो इन दो केसेस के अंदर आप कौन सी ऐसी दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं जो कि सस्पेक्ट करेंगे? अगर ब्लडी डिस्चार्ज है और पैल्पेबल मैस है तो यू आर गोइंग टू सस्पेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और अगर ब्लडी डिस्चार्ज है और उसके साथ पैल्पेबल मैस नहीं है तो यू आर गोइंग टू सस्पेक्ट इंफ्राडक्टल पैपिलोमा। अभी हम लोग जो निपल डिस्चार्जेस होते हैं उनकी बहुत सारी कॉजेज पढ़ेंगे, लेकिन ये जो आपको दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से बता दिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग गिलेक्टोरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करें, तो गिलेक्टोरिया इज एक्चुअली मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, जिसके अंदर बच्चे 3 तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज क्या है। मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज में बच्चे आ सकता है निपल स्टिमुलेशन, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, निपल स्टिमुलेशन आ सकता है, या फिर इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स आ सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं फिजियोलॉजिकल गिलेक्टोरिया की। अगर मोस्ट कॉमन बच्चे पैथोलॉजिकल कॉज की बात की जाए तो पैथोलॉजिकल कॉज में गिलेक्टोरिया के प्रोलैक्टिनोमा आ जाता है, जो कि बेसिकली ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड के लेक्टोट्रॉप सेल्स का। इसके अलावा अगर मोस्ट कॉमन नॉन पिट्यूटरी कॉज की बात की जाए, नॉन पिट्यूटरी पैथोलॉजिकल कॉज की बात की जाए, तो फिर इसके अंदर आप लोग रिगार्ड करेंगे हाइपोथायराइडिज्म को। और ये बात याद रखिएगा कि हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू प्रोलैक्टिनोमा, जो कि ट्यूमर है पिट्यूटरी का। तो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस के अंदर आपको ज्यादा कॉमनली गिलेक्टोरिया मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का यहाँ पे बात बता दूं कि गैलेक्टोसील बेसिकली एक सिस्ट होती है ब्रेस्ट की स्पेसिफिक सिस्ट को हम लोग गैलेक्टोसील कहते हैं, जिसको मिल्की सिस्ट ऑफ द ब्रेस्ट भी कहते हैं। तो अगर वो ओसीपीज के यूज के साथ एसोसिएटेड है, यूजुअली जो बच्चे गैलेक्टोसील्स होती हैं वो डेवलप करती हैं उन फीमेल्स के अंदर जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रही होती हैं। तो उसका सिंपल ट्रीटमेंट ये होता है कि आप उसको एक्सपायरेट कर दें। ये एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट था। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो हार्मोन कि हम लोग ब्रेस्ट के कैंसर के केसेस के अंदर पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और पोस्ट ऑफ कीमोथेरेपी भी या पोस्ट ऑफ हार्मोनल थेरेपी भी इंडिकेट करते हैं। अब ये इसके आपको डिटो दो इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए
कि जो पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी होती है वो सबसे कॉमनली उन फीमेल्स के अंदर इंडिकेट की जाती है जिनके अंदर हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है उसकी डिटेल में अभी आप लोगों को बताऊंगा जब बाकी ब्रेस्ट की प्रोसीजर्स बताऊंगा, मैस्टेक्टमीज वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ये देखें, छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी दे देता हूँ कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बेसिकली वो सर्जरी होती है जिसके अंदर हम लोग वाइड जो ब्रेस्ट का कोई भी लीजन मौजूद है तो उसकी वाइड लोकल एक्सिजन करेंगे और 1 सेंटीमीटर तक जो हेल्दी मार्जिन होता है उसको एक्सरसाइज करते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन होती है और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी भी की जाती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हो गए, लोकल एक्सिजन, एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन और साथ पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी। तो मैंने आपको यही लिखवाया है कि ब्रेस्ट की सर्जरीज के अंदर जो पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी या पोस्ट ऑपरेटिव हार्मोनल थेरेपी की जाती है उसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी की मोस्ट कॉमन कॉज जो है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो है वो बेसिकली ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी है, ठीक है। उसके बाद अगर पोस्ट ऑपरेटिव हार्मोनल थेरेपी की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं। एक आते हैं प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स, ठीक है, और दूसरे आते हैं पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स। जो प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स होते हैं बच्चे, उनके अंदर हम लोग जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं दैट इज नोन एज टमॉक्सिफेन, ठीक है। और टमॉक्सिफेन का बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन के लिए एक ड्रग है। इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉजल ड्रग यूज की जाती है उसका नाम है एनेस्ट्राजोल। अब ये जो बच्चे दोनों बातें यहाँ पे बताने का पर्पस बेसिकली ये था कि ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे ब्रेस्ट के कैंसर की प्रॉपर थेरेपी पढ़ाऊंगा तो ब्रेस्ट के कैंसर के अंदर जब हम लोग रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी पढ़ेंगे तो आप लोगों ने वहां पे यही वाली ड्रग्स को मेंशन करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक फीमेल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सिनेरियो एक बता रहा हूँ, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो इस केस के अंदर आप प्रेगनेंसी में कभी भी रेडियोथेरेपी नहीं करते, ठीक है। नो रेडियोथेरेपी इन प्रेगनेंसी, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। कभी भी आपने रेडियोथेरेपी वाली ऑप्शन को प्रेगनेंसी में चूज नहीं करना वरना फीटल मैलफॉर्मेशन होंगी, टेराटोजेनिक इफेक्ट सामने आएगा। और कभी भी कीमोथेरेपी जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग नहीं देते। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद आपको एक और बात बता दूं जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू से रिलेटेड है। अगर कभी आपको सिनेरियो में दिया जाए कि निपल की रिट्रैक्शन हुई है और वो स्लिट लाइक रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन स्लिट लाइक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल निपल है तो इसके अंदर अगर इसकी नॉर्मल सर्कमफ्रेंशियल अपीयरेंस के बजाय ये इस तरह अपीयर हो, स्लिट लाइक अपीयरेंस हो, स्लिट लाइक रिट्रैक्शन हो इसकी, तो ये जो होता है मोस्ट कॉमनली पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स पेरिडक्टल मैस्टाइटिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सिनेरियो के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि अगर कभी निपल के अंदर आपको सर्कमफ्रेंशियल रिट्रैक्शन दिखाई दे, यानी कि पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस जो है निपल का वो इन्वॉल्व है, वो श्रंकन है, वो नॉर्मल एनाटॉमी से चेंज होकर ऐसे तब्दील हो गया, तो ये बच्चे पॉइंट आउट करता है ब्रेस्ट के कार्सिनोमा की तरफ, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट्स थे। अब हम लोग जो बेले के टॉपिक्स हैं उनको चैप्टर वाइज, पेज वाइज स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों को न्यू लिंक भेजता हूँ, जल्दी से वापस आइएगा।